सो हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सारे लोग? होप सारे लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इससे पहले हम क्लास 1 कंप्लीट कर चुके हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की। यूजीसी नेट 2025 के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं और इसमें जो पेपर 1 है वो सारे सब्जेक्ट्स का कॉमन है, जिसकी पहली यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो कल की हमने वीडियो में, इससे पहले जो वीडियो थी उसमें मैंने डिस्कस किया था टीचिंग क्या होती है, उसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, लेवल ऑफ टीचिंग क्या होती है और उसके डिफरेंट डिफरेंट जो थिंकर्स रहे हैं उन्होंने कौन कौन सी लेवल ऑफ टीचिंग को दिया है। जिस तरीके से अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो मॉरिसन का है और रिफ्लेक्टिव लेवल है वो किसका है, हंट का है। तो इस तरीके से आपको उस वीडियो को आप प्लीज़ पहले देख लेना, देन इस वीडियो पे स्विच करना। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में। देखो, जो अलग अलग थिंकर्स आए हैं जिन्होंने सोचा कि इस तरीके से हमें करिकुलम को डिज़ाइन करना चाहिए या फिर हमारी जो टीचिंग है उसके ऑब्जेक्टिव उस तरीके से होने चाहिए, तो हम बस उन्हीं के बारे में इन सारी चीज़ों में पढ़ते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में। ठीक है, जैसे कि आपने देखा है कि हम जब फर्स्ट क्लास से पढ़ते हैं या फिर हम बिल्कुल शुरू से पढ़ते हैं, ठीक है, नर्सरी क्लास से पढ़ते हैं। आज आप मास्टर्स कर चुके हैं, किसी की हो रही होगी कंप्लीट, ठीक है। तो क्या है, हमारा करिकुलम डिवाइड हो चुका है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्लास 6 के बच्चे को हमने इंटरनेशनल पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ा दिया है या फिर क्लास 10th के बच्चे को हम अभी भी ABCD या फिर कॉन्सोनेंट एंड वॉवल्स के बारे में पढ़ा है। ऐसा कुछ नहीं है। क्लास 6 के बच्चे की उम्र कितनी होगी? 12-13 साल। तो 12-13 साल का बच्चा क्या रिटेन कर सकता है, क्या समझ सकता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल कितनी हो सकती है। तो उस तरीके से हमने क्या उसके करिकुलम को डिज़ाइन किया हो कि हाँ, हमें उसको क्या पढ़ाना है, हमें उसको बेसिक बेसिक लॉस पढ़ाने हैं, सेफ्टी नीड्स के बारे में पढ़ाना है और डेली न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा है, उसकी डेली लाइफ से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बताना है उसको। बहुत ज़्यादा क्या करना है, एक्सप्लोर नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि उनका माइंड उतना विकसित नहीं हो सकता है जितनी चीज़ हम आज समझ सकते हैं। हम कोई भी चीज़ एक क्लिक में समझ लेते हैं, एक शॉर्ट वीडियो में समझ लेते हैं। हो सकता है आपके जैसे ही किसी दूसरे इंसान को 2-3 बार वो चीज़ देखने पर समझ में आती हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से बहुत सारे थिंकर्स आए कि नहीं, पहले ये पढ़ाना चाहिए, वो पढ़ाना चाहिए, कभी पहले इवैल्यूएशन होना चाहिए, देन उसका सिंथेसिस होना चाहिए, देन क्रिएशन होना चाहिए। तो इस तरीके से बहुत सारे थिंकर्स ने ना अलग अलग स्टेप्स दिए हैं कि स्टडी को पहले ये होना चाहिए, हमारे ऑब्जेक्टिव्स ये होने चाहिए, गोल ये होने चाहिए, देन लास्ट में हम अपने गोल्स को फुलफिल करेंगे तो ऑब्जेक्टिव्स ये निकलेंगे। तो इस तरीके की बहुत सारे थिंकर्स हैं। उसी में एक ब्लूम है जिनकी टैक्सोनॉमी उन्होंने क्लासीफाई किया था कि हमें टीचिंग को कैसा रहना चाहिए। सो द ब्लूम टैक्सोनॉमी इज अ क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर लर्निंग ऑब्जेक्टिव। इन्होंने किस चीज़ के बारे में बताया था? इन्होंने बताया था लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कि लर्निंग कैसी होनी चाहिए, जो हम सीखते हैं वो किन किन ऑब्जेक्टिव्स में होनी चाहिए, ठीक है। आपने भी देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, आप उनको क्या करते हो, उनको कोई चैप्टर पढ़ा देते हो, ठीक है। मान लो एक चैप्टर है, कोई सा भी न्यूट्रिशन चैप्टर है, उनको पढ़ा दिया, ठीक है। उस पूरे चैप्टर को आपने 3 से 4 क्लासेस में डिवाइड कर लिया और उसको पूरा फिनिश करा दिया। इन बिटवीन क्या होता रहा, आप उनसे क्वेश्चंस करते रहे। मान लो मैंने कल को जो चैप्टर पढ़ाया उसके क्वेश्चन मैंने आज कर लिए, ताकि मुझे ये चीज़ पता रहे कि कल जो मैंने पढ़ाया था कहीं बच्चे वो भूल ना गए हों, आज की चीज़ों से वो चीज़ रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, इसलिए पता लगता है। दूसरा क्या है, जब पूरी सारी चीज़ें हो जाती हैं तो आपने देखा होगा लास्ट के पेजेस पे क्या एक्सरसाइज दी जाती है, हर पेज की एक्सरसाइज पे, हर चैप्टर के बाद, ठीक है। तो वो क्यों होती है? वो इसीलिए होती है ताकि आपको ये रहे कि बच्चे ने क्या सीखा उससे, ठीक है। हमारा पर्पस क्या होता है कि आपका सीखना। तो लास्ट में क्या है, जब आप पूरी थ्योरी पढ़ ले तो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी तो ज़रूरी है। आप उसको कहाँ लगाओगे, मतलब कि उसका प्रैक्टिकल आपको पता ही नहीं है, उसको कहाँ यूज़ करना है, कहाँ लगाना है या फिर कैसे यूज़ करना है। तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ सिखाते हैं हमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में, ठीक है। तो उसी तरीके का क्लासिफिकेशन दिया है हमें ब्लूम ने लर्निंग ऑब्जेक्ट के लिए। एंड दिस क्लासिफिकेशन और द थ्योरी डेवलप बाय बेंजामिन ब्लूम। इनका नाम पूरा बेंजामिन ब्लूम है। इन्होंने 1956 में थ्योरी दी थी ये, ठीक है। इनका नाम याद रखना। और क्योंकि इनकी थ्योरी को बाद में ना रिवाइज किया था, थोड़े से 2 अलग थिंकर्स हैं उन्होंने, ठीक है, उन्होंने थोड़े से और चीज़ों को ऐड किया था इनकी थ्योरी देने के बाद। एंड इट यूज टू प्रमोट हायर फॉर्म्स ऑफ थिंकिंग इन एजुकेशन। ये क्यों यूज़ की जाती है? टू प्रमोट द हायर फॉर्म्स ऑफ थिंकिंग। देखो, हम पहले कुछ चीज़ें सोच पाते हैं एज अ लाइक, जब आप नई नई चीज़ें सीखते हो, ठीक है, तो आप उसी स्तर पे चीज़ों को क्या एनालाइज कर पाते हो, सोच पाते हो। लेकिन क्या है, आप जिस तरीके से आगे बढ़ते रहते हो पढ़ाई में, तो आपकी थिंकिंग की जो क्रिटिकल थिंकिंग की वो होती है, कैपेसिटी होती है, वो और डेवलप हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आप 5 साल पहले जो सोचते थे आज आपको उसी चीज़ में सोच और है, ठीक है। हो सकता है आप जब 9th 10th 11th में रहोगे आपकी पॉलिटिक्स को लेके बहुत ज़्यादा सोच समझ नहीं होगी, लेकिन आज आपको पॉलिटिक्स को लेके बहुत अच्छी सोच है। आप अपने मन से पता
पता है आपको कौन कौन सी रूलिंग पार्टी या फिर कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन सा काम अच्छा कर रही है, हमें आने वाले इलेक्शन में किसे वोट देना है। तो ये क्या है, हमारी थिंकिंग तो ये हमने ही तो डेवलप की है, ऐसा तो नहीं है कि अचानक से कोई फैक्टर आया। एज फैक्टर भी नहीं होता, ये लर्निंग फैक्टर्स होते हैं। एज फैक्टर ऐसा नहीं, मैंने बहुत बहुत बड़े बड़े लोग देखे जो एकदम दिमाग के ख़राब होते हैं, और बहुत छोटे छोटे मैंने लोग देखे जो दिमाग के बहुत ज़्यादा तेज होते हैं। ठीक है, और देखो इसमें क्या है, एनालिसिस, एनालाइज जैसे करते हैं किसी चीज़ को समझ लेना, एवेलुएट करते हैं, देन क्रिएट करते हैं। तो इस तरीके की इन्होंने हायर फॉर्म ऑफ थिंकिंग की बात की है उन्होंने। एंड दिस थ्योरी इज ऑल्सो रिवाइज इन 2001 बाय एंडरसन एंड क्रैथहोल। तो देखो एंडरसन थे और इनके क्रैथहोल, ये दोनों थिंकर्स हैं। उन्होंने 2001 में क्या किया है, इसी थ्योरी को दोबारा रिवाइज किया है। कोई कमी होगी ना इस थ्योरी में तभी रिवाइज किया है। तो वो सारे ऑब्जेक्टिव्स पहले हम देखेंगे ब्लूम की, देन उनकी रिवाइज की हुई थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो देखो पर्पस क्या था ब्लूम की टैक्सोनॉमी का, हेल्प एजुकेटर डिज़ाइन करिकुलम एंड असेसमेंट। ये क्या करता है, हेल्प करता है किसको, एजुकेटर्स को, जो पढ़ाते हैं उनको किस में हेल्प करता है कि वो करिकुलम को किस तरीके से डिज़ाइन करें और लास्ट में उसको कैसे असेस करें। ठीक है, देखो जैसे कि मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बताया था कि हम जब अलग अलग क्लासेस में होते हैं तो हमारे अलग अलग सिलेबस होते हैं। ठीक है, तो वो क्यों होते हैं, किसने डिज़ाइन किए हैं, वो टीचर्स ने डिज़ाइन किए हैं, जो हमसे हायर अथॉरिटी पे बैठे हुए हैं, जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, जो सिलेबस को डिज़ाइन करते हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो भी तो टीचर हैं। उनको पता है ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ रखा है एजुकेशन के बारे में कि किस एज ग्रुप का बच्चा कौन सी चीज़ समझ सकता है, कौन सी नहीं। ऐसा नहीं है आपने किसी भी नेता को वहाँ बिठा दो, क्योंकि नेता का काम वो है ही नहीं, वो कर ही नहीं सकता। जो इसमें मास्टर होगा एकदम एजुकेशन में, जिसको अच्छे से समझ में, साइकोलॉजी अच्छे से समझ में आती होगी बच्चों की, ये सारी चीज़ें, तो वो बता सकता है कि हमें 7th क्लास के बच्चे को ये चीज़ पढ़ानी चाहिए और 10th क्लास के बच्चे को ये चीज़ पढ़ानी चाहिए। तो जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी है वो यही हेल्प करती है कि जो एजुकेटर्स हैं उनको किस तरीके से करिकुलम को डिज़ाइन करना चाहिए एंड असेस करना चाहिए। देखो असेसमेंट क्या होता है, आप हर सारे चैप्टर्स के बाद ये पीरियडिक वो होते हैं, टेस्ट होते हैं, चाहे एनुअल एग्ज़ाम्स होते हैं, तो ये एक असेसमेंट का तरीका होता है। पूरे साल आपने जो बच्चे को पढ़ाया वो उसकी नॉलेज उस पेपर में दिखाई जाती है। ठीक है, तो वो असेसमेंट का क्या है, जैसे क्विज़ हो गए, ये पोल हो गए, और जैसे कि आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो गया, आपने इन 6 महीने में कितनी पढ़ाई की है उसका रिजल्ट आपको उस एक पेपर से डिसाइड हो जाएगा। तो ये भी क्या है, ये डिज़ाइन किया गया है किसके द्वारा, एजुकेटर्स के द्वारा। ठीक है, एजुकेटर्स ने डिज़ाइन किया है आपके किसको जानने के लिए, आपकी थिंकिंग को जानने के लिए, आप इस काबिल हैं या नहीं है। आप कल को अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए तो उनसे सिस्टम आपसे क्या उम्मीद कर सकता है। ठीक है, एंड इट ऑल्सो एनकरेजेस डीप लर्निंग। देखो ये क्या एनकरेज करता है, डीप लर्निंग की, किसी भी चीज़ को समझने की गहराई से समझो उस चीज़ को। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो चीज़ लिखी है, जैसे होते हैं ना बड़े बड़े कवि होते हैं वो कविताएं लिख देते हैं तो कहते हैं कि अरे इन कवियों की कविताएं ऐसे नहीं समझ आती, उनका बहुत ही गहरा मतलब होता है। तो जब हम डीप लर्निंग समझ जाते हैं किसी भी थिंग्स की, तो उसमें इनकी ब्लूम की टैक्सोनॉमी हमें हेल्प करती है। ठीक है, एंड क्लासीफाई लर्निंग इनटू लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेसिफिसिटी। तो ये क्लासीफाई करता है, वर्गीकृत करता है किसका, कि लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब हमें इस लेवल पे 2 into 2 देना है। ठीक है, ये हमें क्लास 2nd के बच्चे को देना है, तो क्लास 4th के बच्चे को 2 into 22 देना है। तो ये क्या है, थोड़ा सा लेवल क्या हुआ इसका, ऊंचा हो गया, 22 into 22 हो गया। हमें क्लास 9th के बच्चों को क्या देना है, XYZ वाले देने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस देना है। तो ये क्या है कि हमने डिसाइड किया है कि किस ग्रुप के बच्चों को किस तरीके के क्वेश्चन देना है, और स्पेसिफाई भी किया है इस किस चीज़ को, कि इस तरीके के क्वेश्चन है वो सिर्फ 2nd क्लास के बच्चों को दिए जाएंगे, जो इस तरीके के क्वेश्चन है वो 9th क्लास के बच्चा डील कर सकता है, और इस तरीके से ये जो क्वेश्चन हैं वो वेरिएबल्स वाले वो 10th क्लास का बच्चा डील कर सकता है। तो इस चीज़ में आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। And it also defined his theory into cognitive domain, affective domain and psychomotor domain। ठीक है, तो देखो कॉग्निटिव डोमेन का मतलब क्या होता है, मतलब उसने जिस तरीके से टीचिंग, मैंने आपको बताया था लेवल ऑफ टीचिंग होते हैं, लेवल ऑफ टीचिंग को हमने क्या किया है, क्लासीफाई किया है। इसमें पहला कौन सा था, इसमें मेमोरी लेवल था, देन दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल था, और तीसरा कौन सा था, इसमें रिफ्लेक्टिव लेवल था। ठीक है, ये 3 लेवल थे अलग अलग। उसी तरीके से ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है उन्होंने भी क्या किया, क्लासीफाई किया है अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स को, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को, जिसमें फर्स्ट है कॉग्निटिव डोमेन, जो किसकी बात करता है, मेंटल स्किल्स की बात करता है, आपकी नॉलेज की बात करता है, आपके अंदर कितनी नॉलेज है, किसी सब्जेक्ट को कितने अच्छे से समझते हो तो उसका एप्लीकेशन आपको आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो ये कॉग्निटिव डोमेन की बात करता है, ये हायर लेवल ऑफ डोमेन होता है। ठीक है, देन ये अफेक्टिव डोमेन की बात करता है। अफेक्टिव डोमेन का मतलब होता है आप इमोशनल एटीट्यूड क्या है आपका। ठीक है, आप इमोशनली किसी चीज़ को कैसे समझते हो। देखो इमोशन का मतलब यहाँ पे सिर्फ वो नहीं है जो आप रोना धोना ये
सारी चीज़ सोच रहे हो। जैसे कि इमोशन का मतलब मैं मान सकती हूँ, आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इस तरीके से दी है कि आप कहीं पे जा रहे हो, ठीक है, वहाँ पे आपने देखा कि किसी के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है या फिर कोई किसी को मार रहा है, बिना बात के प्रताड़ित कर रहा है, तो इमोशनली आपकी माइंड क्या कहेगा कि जाके पूछो क्यों मार रहे हो, या फिर जाके उसको बचाओ। तो ये क्या है, ये आपका इमोशनल एटीट्यूड है दूसरों के प्रति, ठीक है, तो ये उसकी बात करते हैं। दूसरा है ये साइकोमोटर डोमेन, ये फिजिकल स्किल की बात करते हैं, आप फिजिकली कितने स्किलफुल हो, ठीक है, क्या क्या काम कर सकते हो, साइकिल बना सकते हो कि कार बना सकते हो, इन सारी चीज़ों को उन्होंने डिफाइन किया है। तो ठीक है, ये चीज़ याद रहेगी। उसी में क्या है, ओरिजिनल ब्लूम कॉग्निटिव टैक्सोनॉमी। अब देखो इसमें किस किस की बात करते हैं। नॉलेज, नॉलेज क्या होता है, रिकॉल फैक्ट, किसी भी फैक्ट को क्या करना, रिकॉल करना, याद करना, आपको पता होनी चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में। क्या नॉलेज है, सन राइजेज इन द ईस्ट, सन कहाँ से उगता है, ईस्ट से उगता है, तो ये क्या है, आपकी एक नॉलेज है, ठीक है, और आपको ये शुरू से रटाया गया है, तो आपको पता लग गया है कि जो सन है वो राइज कहाँ से करता है, ईस्ट से राइज करता है। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग मीनिंग, उसका मीनिंग समझना, ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी चीज़ को आप हमेशा से रटते आ रहे हो और आज भी उस चीज़ को रट्टा मार रहे हो, ऐसा नहीं है। आपने क्वेश्चन किया है, समझा है, ऐसा क्यों होता है, वो क्यों होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें ना हायर लेवल में धीरे धीरे शुरू होती है। देखो पहले हमारे पास नॉलेज होती है जिसको हम क्या करते हैं, फैक्ट को रिकॉल करते हैं। दूसरा उसमें क्या होता है, हम उस चीज़ को समझने लगते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड करते हैं उसकी मीनिंग को। देन क्या है इसमें एप्लीकेशन, एप्लीकेशन क्या है, यूज़ इन न्यू सिचुएशंस, हमने जो समझा है, हमने जो सीखा है और हमने जो भी नॉलेज एक्वायर की है उसको हम नई सेटिंग्स में या नई सिचुएशन में क्या कर सकें, अप्लाई कर सकें। आपने अगर कोई चीज़ सीख ली है बनानी, चलो स्कूल में आपको ना नाव बनानी सिखा दी, आपने उसको कभी बनाया ही नहीं, बारिश आ रही है नाव बनाई ही नहीं, तो क्या आपने कभी अपनी नॉलेज को अप्लाई किया, बिल्कुल भी नहीं किया। देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसमें आप चीज़ों को अप्लाई करते हो, बहुत सारी, क्या हर चीज़ ऐसी होती है, आप कहीं भी चले जाओ कोई भी चीज़ सीख लो, ठीक है, चाहे उसमें खाना बनाना सीख लो, तो आपने एक वीडियो देख ली, जब तक आपने खाना बनाया नहीं, अपनी जो भी आपने सीखा दिमाग में उसको अप्लाई नहीं किया, तो वो आपको समझ में आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। देन उसके बाद क्या है, एनालिसिस, ब्रेक इनटू पीसेस, जो भी आपने काम किया या फिर जो भी आपने नॉलेज एक्वायर की उसको क्या करना है, पीसेस में काट लेना है। देखो किस तरीके से, मान लो पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस ले लेते हैं, ठीक है, पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड में कुछ 10 सिलेबस मतलब स्लाइड्स इस तरीके की, वो उसमें पूरा दिया गया है, हमने इनको ना डिवाइड कर लिया इस तरीके से, ठीक है, पहले हम ये कवर करेंगे, देन हम ये कवर करेंगे, देन हम ये कवर करेंगे, ठीक है, तो हमने ये पूरा डिफाइन कर लिया। देन हम क्या करेंगे, इसको सिंथेसिस करेंगे। सिंथेसिस का मतलब है जब हम ये पूरा पढ़ लेंगे, पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे, देन उसके बाद देखेंगे कि हमने कितना पढ़ लिया या हमें कितनी समझ आई या हमने उस चीज़ को कितनी तरीके अच्छे से समझा या कवर किया, ठीक है, इसको सिंथेसिस कहते हैं। देन लास्ट आता है एवेलुएशन, जस्ट द वैल्यू इन्फॉर्मेशन, हमने कितना सीखा, कितना पढ़ा, उसको पूरी तरीके से एवेलुएट करना। अब देखो ये ना एकदम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है हर चीज़ का, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता है। आप पहले जब छोटे होते हो तो आपके अंदर ना धीरे धीरे नॉलेज भरी जाती है, ठीक है, जब और बड़े हो जाते हो तो आप कॉम्प्रीहेंशन करना सीख जाते हो, चीज़ों को समझना, देन उसको अप्लाई भी करते हो, समझने के साथ साथ क्या करते हो, अप्लाई भी करते हो, देन एनालिसिस भी करते हो, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, और क्या करते हो उसको ना डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करने की कोशिश करते हो। लाइक एक चीज़ को आपने 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, तो आप इस चीज़ को ना तीनों को अलग अलग तरीके से करने की कोशिश करोगे कि तीनों को अलग अलग तरीके से करने पर सेम रिजल्ट आता है या नहीं आता है, ये चीज़ करते हो। देन सिंथेसिस करते हो, उसको क्या करते हो, पूरे जो पार्ट्स किए हैं आपने डिफरेंट डिफरेंट, उसको पूरा होल कर देते हो, कॉम्बाइन करते हो, देन लास्ट में इसको इवेलुएट करते हो, जो आपने बनाया या फिर जो आपने क्रिएट किया वो अच्छा है या नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये ब्लूम की टैक्सोनॉमी याद रखना है इसको। ये पहले आता है, ये देखो ये बॉटम अप अप्रोच है, ठीक है, ये इस तरीके से जाती है। सबसे पहले यहाँ पे नॉलेज आता है, फिर सबसे ऊपर यहाँ इवेलुएशन आता है, ठीक है, ये यहाँ पे फर्स्ट डाल दिया, लेकिन सबसे पहले नॉलेज आता है। अगर हम यहाँ नीचे से देखें तो यहाँ नॉलेज आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, सबसे ऊपर इवेलुएशन आएगा, ठीक है, इस तरीके से। आई होप सारे लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। एंड रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी, देखो जब 1956 में ब्लूम ने अपनी टैक्सोनॉमी दी तो 2001 में कुछ 2 लोग आए, एंडरसन और क्रेथहोल, उन्होंने कहा नहीं 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 हम इसको रिवाइज़ करेंगे थोड़ा, कि चलो ठीक है रिवाइज़ करो। तुम कैसे रिवाइज़ करना चाहते हो, कि देखो हम ना कुछ चीज़ों को मॉडिफाई करेंगे, जो उन्होंने बोला है वो सही है, वो चीज़ें ठीक है, लेकिन हम उनको थोड़ा सा कम क्लब करेंगे चीज़ों को, और बहुत ज़्यादा मतलब इवेलुएशन के बाद भी एक कैटेगरी बनाएंगे। कि क्या बनाएंगे, कि हमने जो चीज़ इवेलुएट करी है, समझी है पूरी तरीके से, उसके बाद हम उसको अप्लाई भी तो करेंगे, मतलब उस चीज़ को बनाएंगे भी तो सबने कहा हाँ ये तो बिल्कुल सही है। तो इन्होंने जो 2001 में थ्योरी दी अपनी, उसमें सबसे पहले रिमेंबर आया, किसी चीज़ को क्या करना, याद करना, ठीक है, देन अंडरस्टैंड आया, समझना वो है तो ऐसी क्यों है, देन जो आपने समझा उसको अप्लाई करना, देन उसको एनालिसिस करना, देन इवेलुएट करना, और लास्ट में
क्रिएट करना, क्रिएटिंग जिसे कहते हैं, ठीक है। आपने इवैल्यूएशन के बाद अगर वो चीज़ क्रिएट नहीं करी, वो चीज़ बनाई नहीं, तो आपके इवैल्यूएशन का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने 2001 में ये थ्योरी रिवाइज की। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी याद कर लेना। इसमें सिर्फ याद करने वाली चीज़ें, समझने वाली जितनी भी चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। तो देखो इसका एप्लीकेशन क्या है टीचिंग में। इट हेल्प इन सेटिंग लर्निंग आउटकम्स। देखो लर्निंग आउटकम्स को हेल्प करता है सेट करने में। कैसे, मैं पहले बता चुकी हूँ किस तरीके से। आपको पता होना चाहिए कि हमें अगर लर्निंग आउटकम चाहिए तो हमें कैसे चीज़ों को ब्रेक डाउन करना चाहिए, ठीक है। ये सारे मेथड्स हम टीचर्स के लिए, हमें बताया गया कि आपने टीचिंग को इस तरीके से डिज़ाइन करो कि लास्ट में बच्चे का इस तरीके से रिजल्ट आए। हमारी ड्यूटी है, हम जब टीचर्स हैं, हम जब सिखा रहे हैं, तो ये हमारी ड्यूटी है कि बच्चों का आउटकम आए, ठीक है। जब एनुअल रिपोर्ट आए तो हमें खुशी होनी चाहिए बच्चा कि 99% आ रहे हैं, कि 94% आ रहे हैं। दिस इज़ आवर ड्यूटी। अगर हम ही पूरा मैस कर रखेंगे करिकुलम को, हमें नहीं पता हमें कैसे पढ़ाना है, कैसे वैल्यूएट करना है, कहाँ सिंथेसाइज करना है, कहाँ अप्लाई करना है एजुकेशन को, किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो वो चीज़ अगर हमें नहीं पता होगी, हमें क्लियर नहीं होगी, तो हम बच्चों को नहीं समझा पाएंगे। तो सिर्फ ये सारी चीज़ें दी गई हैं। एंड एड इन लेसन प्लानिंग, ये किस में मदद करता है, लेसन प्लानिंग में। लेसन प्लानिंग कैसे, कोई एक चैप्टर है, ठीक है, ये पूरा चैप्टर है, इसके 20 पेज हैं, ठीक है, इस चैप्टर के 20 पेज हैं। तो ये क्या करता है, हेल्प करता है। पहले के चैप्टर्स को क्या करो, इनको सब में ब्रेक कर लो, इस चैप्टर को, ठीक है, 4 पार्ट्स में ब्रेक कर लो। फर्स्ट डे ये पढ़ाओ, उसके बाद थोड़ा सा टेस्ट ले लो, सेकंड डे ये पढ़ाओ, उसके बाद थोड़ा टेस्ट ले लो, थर्ड डे ये पढ़ाओ, टेस्ट ले लो, देन लास्ट डे पढ़ाने के बाद एक फाइनल एग्जाम लो। देन फाइनल एग्जाम के बाद अगर उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कोई, देन उसको क्रिएट करने को बोलो बच्चों को, ठीक है। इस तरीके से हमें हेल्प करता है। यूजफुल फॉर द असेसमेंट, असेसमेंट में हेल्प करता है। एंड इवेलुएट, किसी का परफॉर्मेंस इवेलुएट करना है तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आई होप आपको ब्लूम की टैक्सोनॉमी समझ में आ गई होगी। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो आपको बस वही क्वेश्चन याद रखेंगे। ब्लूम की टैक्सोनॉमी क्या क्या स्टेप थे, सबसे पहले कौन सा स्टेप था, इसमें नॉलेज का स्टेप था, देन कॉम्प्रीहेंशन का स्टेप था। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। आई होप वो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो को दोबारा देख लेना समझ में नहीं आया हो तो, ठीक है। ये हमारी दूसरी क्लास थी, थर्ड क्लास मैं आपको कल कराऊंगी। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू, गुड बाय।